हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे केवन स्टडी चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर, जो एग्जाम में अक्सर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, संशोधित वक्फ नियमों और उम्मीद पोर्टल के अंतर्गत सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी महिला के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित नहीं किया जा सकता। दूसरा, पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपंजीकृत संपत्तियों को राज्य राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तीसरा, महिलाएं, बच्चे और ईडब्ल्यूएस समूह वक्फ योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पात्र बने रहेंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 और 2, 1, 3, 2, 3 या इनमें से सब के सब सही कथन है। तो इसमें जो पहला कथन है, किसी महिला के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित नहीं किया जा सकता, तो ये जो कथन है वो एकदम सही है कि संशोधित वक्फ नियमों और उम्मीद पोर्टल के अंतर्गत जो सुधारों के संदर्भ में जो कथन है उनमें पहला कथन कि किसी महिला के नाम पर पंजीकृत जो संपत्तियां होंगी को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित नहीं किया जा सकता कह रहा है, तो ये एकदम सही कथन है। दूसरा कथन है, पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपंजीकृत संपत्तियों को राज्य राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा कह रहा है, तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होने के बाद जितनी भी अपंजीकृत संपत्तियां हैं उनको विवादित घोषित कर वक्फ न्यायाधिकरण को प्रेषित किया जाएगा, न कि राज्य राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये कथन गलत हो जाता है। और तीसरा कथन है, महिलाएं, बच्चे और ईडब्ल्यूएस समूह वक्फ योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पात्र होंगे, तो ये कथन भी एकदम सही है। तो महिलाएं, बच्चे और ईडब्ल्यूएस समूह जो है वक्फ योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पात्र बने रहेंगे। तो पहला कथन और तीसरा कथन जो है एकदम सही है, और जो तीसरा कथन जो है इस के लिए गलत बन जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसके राइट आंसर बन जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उम्मीद मुख्य रूप से भारत सरकार के वक्फ संपत्तियों के लिए बनाए गए पोर्टल के संदर्भ में है। वक्फ, इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जो वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के प्रबंधन के लिए है। भारत के हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और राज्य वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए वर्ष 1995 के अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किए हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद, जो भी बताया था, एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन का, कि एक जब निर्धारित समय सीमा हो जाएगी और वो अपंजीकृत हो जाएंगे तो उनको विवादित घोषित करके वक्फ न्यायाधिकरण को प्रेषित कर दिया जाएगा, जो हमने बोला हुआ था। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और सांस्कृतिक तत्व हैं उनके, तो बताना है कि राज्य और उसके सांस्कृतिक तत्व से कौन मैच है। पहला क्वेश्चन है पहला जो है राज्य मणिपुर, उसमें संकीर्तन दिया हुआ है। दूसरा राजस्थान कालबेलिया नृत्य, और तीसरा तमिलनाडु के लिए मुदियट्टू दिया हुआ है। तो बताना है कि ये सही है या गलत। तो उपयुक्त युग्मों में से बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। युग्म 1 गलत है, युग्म 2 गलत है, या युग्म 3 गलत है, या सारे के सारे युग्म गलत है, तो ये बताना है। तो इसका जो पहला है कि मणिपुर जो है संकीर्तन के लिए जाना जाता है कह रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही कथन है। मणिपुर जो है वो संकीर्तन के लिए जाना जाता है। जो संकीर्तन है वो मणिपुर में वैष्णव लोगों के धार्मिक आयोजनों तथा जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले प्रदर्शनों को शामिल करता है। तो दूसरा है राजस्थान कालबेलिया नृत्य। हाँ, राजस्थान में भी कालबेलिया नृत्य होता है। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे कालबेलिया
कालबेलिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो पारस्परिक रूप से सपेरे थे। ये जो कालबेलिया समुदाय के लोग थे, वो अगर देखेंगे तो प्रमुख रूप से क्या थे, वो थे सपेरे थे। तो ये भी ठीक बनेगा। और नंबर तीसरा बोलना है तमिलनाडु मुदियट्टू है। तो तमिलनाडु जो ये नृत्य है मुदियट्टू नहीं नृत्य होता है, ये नृत्य होता है जो है मुदियट्टू। जो ये मुदियट्टू नृत्य है वो कहाँ होता है, वो मुदियट्टू नृत्य होता है केरल में। कहाँ पे, वो मुदियट्टू नृत्य होता है आपका केरल में। तो इसके लिए जो कथन बन जाएगा तीसरा जो है ये गलत कथन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बताना था उपयुक्त युग्मों में से गलत कथन कौन सा है, तो ये युग्म नंबर तीसरा जो है गलत है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मुदियट्टू जो है बताया था तमिलनाडु में नहीं, केरल का एक पारंपरिक नृत्य नाट्य है, न कि तमिलनाडु का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसका विकास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एससीएल और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आईडब्ल्यूएआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। दूसरा, यह एक लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एलटीपीएम फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा संचालित होता है जो केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। तीसरा, यह पोत मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत शुरू की गई पहलों का हिस्सा है। तो उपयुक्त कथनों में से बताना है कौन सा सही है। केवल एक वाला है, केवल दो है, सभी तीन है, या कोई नहीं इनमें से कथन सही है। तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के संदर्भ में, ये स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के संदर्भ में बताना है। तो पहला कथन देखते हैं, इसका विकास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण आईडब्ल्यूएआई का संयुक्त रूप से किया गया है कह रहा है। तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि जो स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत है उसका जो विकास है कोचीन शिपयार्ड सीएसएल और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी आईडब्ल्यूएआई इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये तो सही कथन है। दूसरा कथन, यह एक लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एलटीपीएम फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा संचालित होता है जो केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। तो ये कथन भी एकदम सही हो जाता है। और तीसरा जो कथन है वो कथन है, यह पोत मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत शुरू की गई पहलों का हिस्सा है। तो ये कथन भी एकदम सही हो जाता है। तो इसमें जो है तीन के तीन कथन सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो राइट ऑप्शन होगा, वो होगा नंबर तीन। सभी तीन के तीन जो है इसमें सही है। और साथ ही जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में अंतर्देशीय जलमार्गों में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समाचारों में चर्चित क्यू डे नामक अवधारणा से तात्पर्य क्या है। वह दिन जब क्वांटम कंप्यूटर निर्णय लेने में मानव बुद्धि को पार कर जाएंगे। बी, वह बिंदु जब क्वांटम कंप्यूटिंग विश्व स्तर पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो जाती है। सी, वह समय जब क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा पब्लिक की एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकी को विनियमित करने का एक वैश्विक पहल की गई है। तो बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, जो हाल ही में समाचारों में चर्चित क्यू डे नामक अवधारणा है वो क्या है, वो अवधारणा है कि वह समय जब क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा पब्लिकी एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा कि क्यूडे क्या है, वह समय जब क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, मौजूदा पब्लिक की एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर बनेगा। और
इसके बारे में क्या है कि क्यूडे कॉन्सेप्ट उस समय को संदर्भित करता है जब क्वांटम कंप्यूटर पब्लिक की एनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। एनक्रिप्शन क्या होता है? एक कूट लेखन या गूढ़ लेखन होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोई भी डाटा है या फिर जानकारी है को एक गुप्त कोड या एल्गोरिथम का उपयोग करके अनरीडेबल किया जाता है, मतलब पढ़ने योग्य नहीं बनाया जाता, वो होता है। तो उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, यह सभी गोपनीयताओं को तुरंत उजागर नहीं करेगा, परंतु आज संग्रहित कोई भी कूटबद्ध डेटा यदि अभी अवरोधित कर लिया जाए तो भविष्य में उसे डिकोड किया जा सकता है। इसी जोखिम को हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहा जाता है। तो यह है क्यूडी के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है वर्ष 2011-12 और 2023-24 के बीच भारत में निर्धनता में कमी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में निर्धनता दर वर्ष 2011-12 और 2023-24 के बीच 21.9 से घटकर 2.3% हो गई। शहरों में रोजगार सृजन की दर अधिक होने तथा सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं बेहतर होने के कारण शहरी क्षेत्रों की निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता की तुलना में तीव्रता से कम हुई। तो बताना है उपयुक्त तत्वों में विचार करके कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो यह हमें बताना है। तो इस पहले देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है कि 2011-12 और 2023-24 के बीच निर्धनता में कमी, मतलब 2011-12 में जितनी निर्धनता थी और उसके मुकाबले 2023-24 में जो निर्धनता जो है वो कमी हुई है, तो उसके संदर्भ में हमें विचार करना है कि ये कथन सही है या नहीं है। तो भाई ये पहला कथन कह रहा है कि भारत में निर्धनता दर वर्ष 2011-12 और 2023-24 के बीच में 21.9 से घटकर 2.3 हो गई है। तो पहला जो है ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है शहरों में रोजगार सृजन की दर अधिक होने तथा सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं बेहतर होने के कारण शहरी क्षेत्रों की निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता की तुलना में तीव्रता से कमी हुई है। यानी शहरी क्षेत्रों की जो निर्धनता बता रहा है उसमें कमी हुई है, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता की तुलना में, यानी शहरी क्षेत्रों की निर्धनता में कमी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये जो फैक्ट है ये अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया द्वारा किए गए एक नए शोध पत्र में पाया गया है कि भारत ने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2023-24 के बीच चरम गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया है। तो ये शोध है जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया द्वारा किया गया था, उसमें बताया गया है कि चरम गरीबी लगभग समाप्त वर्ष 2011-12 से 2023 के बीच 21.9 से घटकर 2.3 हो गई है, जिसमें चरम गरीबी के लगभग समाप्त होने का संकेत मिलता है। यह गिरावट बढ़ती खपत और कल्याण पोषण तथा मूलभूत सेवाओं तथा बेहतर पहुंच के कारण हुई है। तो कथन एक सही हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र कमी ग्रामीण गरीबी में 22.5% अंकों की गिरावट हुई है। कहाँ गिरावट हुई है बता रहा है कि ग्रामीण गरीबी में हुई है 22.5% अंकों की गिरावट हुई है, जो शहरी क्षेत्रों की 12.6 अंकों की गिरावट से अधिक है। तो यानी जो ग्रामीण गरीबी में जो गिरावट बता रहा है वो ज़्यादा बता रहा है शहरी क्षेत्रों की गिरावट की अपेक्षा। तो इसलिए यह मजबूत कल्याण और बढ़ती खपत के कारण संभव है। तो इस कारण ऑप्शन वो जो सेकंड पॉइंट जो बताया हुआ था वो गलत है, यानी शहरों में नहीं बल्कि ये वाला ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है कि शहरों में रोजगार सृजन की दर अधिक होने के सामाजिक क्षेत्रों की सेवाओं में बेहतर होने के कारण शहर क्षेत्रों की निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता की तुलना में तीव्रता कमी हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता में जो है ये वाली चीज़ इसमें कमी हुई है शहरी क्षेत्रों की निर्धनता के बारे में। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन ये था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगठन विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करता है? विश्व असमानता, पूरे विश्व में जो असमानता है उसकी रिपोर्ट जारी करता है, ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, विश्व बैंक करता है, ऑक्सफेम इंटरनेशनल करता है, या फिर वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करने वाला है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट एक प्रमुख वैश्विक प्रकाशन है जो विभिन्न देशों में और समय के साथ आय और धन के वितरण
पर व्यापक डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है। किस पे? जो विभिन्न देशों में और समय के साथ आय और धन के वितरण पर। इसका निर्माण पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थित अनुसंधान केंद्र वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा किया गया है। यह जीडीपी जैसे पारंपरिक मापदंडों से आगे बढ़कर वैश्विक आय धन वितरक का अधिक गहन मूल्यांकन प्रदान करता है। यह इम्पोर्टेंट है, लैंगिक असमानता, जलवायु प्रभाव और लोक सेवाओं तक पहुंच जैसे बहुआयामी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इसके बारे में ये जानकारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY से संबंधित निम्नलिखितों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है, इसमें विचार करना है और बताना है कि इसके लिए उपयुक्त कथन है या नहीं। PMDDKY का लक्ष्य 11 विभिन्न विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने बजट का 50% कृषि यंत्रीकरण हेतु आवंटित करती है। तो क्या होगा इसका सही? तो सबसे पहला वाला कथन, PMDDKY का लक्ष्य 11 विभिन्न विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के एकीकृत करना है, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा, ये कथन गलत है। एक्सप्लेन अभी करेंगे। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने बजट का 50% कृषि यंत्रीकरण हेतु आवंटित करती है, ये भी कथन गलत है। तो यानी PMDDKY से संबंधित केवल फर्स्ट कथन कि PMDDKY का लक्ष्य 11 विभिन्न विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करना है, ये कथन सही है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट होता है, ये सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि क्या है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज। तो ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, तो ये धन धान्य योजना है 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के एक समग्र कृषि कार्यक्रम है। तो 2025-26 से 2030-31 के लिए एक समग्र कृषि कार्यक्रम है, जिसे उत्पादकता बढ़ाने, सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और आजीविका सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकत्रित करता है, यानी 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकत्रित करता है। और योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए कोई निश्चित आवंटन नहीं है, कितना परसेंट होगा ये कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ये केवल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, न कि उनके परसेंटेज के बारे में नहीं बताया। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक NCM नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, NCM के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। दूसरा, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जो प्रतिष्ठित पृष्ठभूमियों से आते हैं। तीसरा, NCM अधिनियम 1992 के अनुसार आयोग के 5 सदस्यों का संबंध सूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य है। तो बताना है इन 3 तत्वों में से कौन सा सही है। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, NCM के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जो प्रतिष्ठित पृष्ठभूमियों से आते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा, NCM अधिनियम 1992 के अनुसार 5 सदस्यों का संबंध सूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य है, तो ये ऑप्शन एकदम सही है तीसरा। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्लियर हो जाएंगे इसके कथन। तो यहाँ पे जो है केवल 3, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि क्या है, तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उनकी सुरक्षा तथा विकास से सुनिश्चित है। तो NCM के लिए पहला संविधिक आयोग 17 मई 1993 को गठित किया गया था। संरचना, NCM में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? NCM नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा
तो इन्हें जो चुना जाता है केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किया जाता है जो प्रतिष्ठा, क्षमता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अतः कथन 1 और 2 सही नहीं है, इसने बता दिया है। और इसमें जो तीसरा जो कथन है, जो कह रहा है कि कम से कम 5 सदस्य जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हो, मतलब 5 जो सदस्य हैं उसमें अध्यक्ष को भी इंक्लूड किया है, टोटल मिला के 5 हो गए। और वो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन से संबंधित होने चाहिए। तो इस हिसाब से कथन नंबर 3 सही है। तो इसके बारे में, एलसीएम के बारे में थोड़ी जानकारी थी, तो इस हिसाब से कथन कौन सही है कौन गलत है वो पता चल पाता है। तो नॉलेज होएगी टॉपिक के बारे में तो कथन जो है अपने आप सही और गलत हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सुजलाम भारत ऐप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान बनाना। दूसरा, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा, यह जल नेटवर्क के भूस्थानिक मानचित्रण के लिए PM गति शक्ति GIS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। एक है 1 और 3, 2 और 3, या सारे के सारे सही हैं। तो ये जो कथन है सुजलाम भारत ऐप से संबंधित, तो सुजलाम भारत ऐप से संबंधित जो ये कथन है इसके बारे में बताना है। तो पहला है, इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान बनाना है। तो बिल्कुल सही, ये कथन एकदम सही है। दूसरा, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के द्वारा विकसित किया गया है, नहीं, ये गलत कथन है। तीसरा, यह जल नेटवर्क के भूस्थानिक मानचित्रण के लिए PM गति शक्ति GIS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, ये एकदम सही कथन है। तो सुजलाम भारत ऐप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सही है। तो पहला और तीसरा कथन एकदम सही है और दूसरा गलत है। तो इसके लिए पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 2, 1 और 3 जो हैं इस कथन के लिए एकदम सही है। तो ये है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये क्या है, जो सुजलाम भारत ऐप जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान, जिसे सुजल गांव ID एक है, बनाता है जो स्रोतों, परिसंपत्तियों और सेवा क्षेत्रों का भौगोलिक संदर्भित ट्रैकिंग सक्षम करता है। इसलिए कथन एक सही है जो बताया है ऊपर। और यह ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा BISAGN बिसक एन की तकनीक की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो बिसक एन की तकनीकी सहायता से लॉन्च किया गया था, न कि MEITY द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इसे MEIT द्वारा विकसित नहीं किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, बिसक एन की तकनीक की सहायता से किया गया है। तो इस हिसाब से कथन 2 सही नहीं था। और तीसरा कथन है, यह जल नेटवर्क परिसंपत्ति, सूचना, जल गुणवत्ता, डेटा और सामुदायिक प्रतिक्रिया के सटीक भूस्थानिक मानचित्रण के लिए PM प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति GIS के साथ एकीकृत है। तो ये कथन भी एकदम सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। और जो दूसरा कथन है जिसमें MEITY द्वारा विकसित किया गया है कह रहा है, वो गलत है। बल्कि यह ऐप जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिसक एन की तकनीकी सहायता से लॉन्च किया गया था। तो थोड़ा सा और कि बिसक एन है क्या चीज़। बिसक एन का जो फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है और अंतरिक्ष वो भूस्थानिक समाधान प्रदान करती है। MEITY का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक्स, IT उद्योग और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और जिसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जिसके प्रमुख कार्य हैं डिजिटल इंडिया, E-गवर्नेंस, साइबर, ठीक है, सुरक्षा और नवाचार है। स्थापना की बात करें तो स्थापना यह 19 जुलाई 2016 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाजन के बाद अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भारत में 7 नवंबर 2025 को किसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? इंडियन नेशनल फ्लैग, वंदे मातरम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या गांधी जयंती? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम की 7 नवंबर 2025 को 150वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित रचा गया है और 1882 में इसका उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत एक महत्वपूर्ण प्रेरक था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेबनान में 10 नवंबर को किस व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया? ए, एक्स प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, बी, हैनिबल गद्दाफी, सी, हेजाबुल्ला चीफ, डी, यूएन एनवॉय या यूएन के राजदूत या प्रतिनिधि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैनिबल गद्दाफी, बी। देख लें, हैनिबल गद्दाफी लीबिया के दिवंगत तानाशाह नेता मुअम्मर गद्दाफी के बेटे हैं। मुअम्मर गद्दाफी 1969 से 2011 तक लीबिया पर बतौर तानाशाह शासन करते रहे और उन्हें आधुनिक लीबिया का सबसे खतरनाक नेताओं में गिना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2025 G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली में, जोहान्सबर्ग में, टोक्यो में या फिर लंदन में? 2025 G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग में। तो थोड़ा जान लें, G20 2025 शिखर सम्मेलन 22-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 शिखर सम्मेलन था। यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहला शिखर सम्मेलन है जो अभी G20 2025 जो 22-23 नवंबर को हुआ था, वो जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसकी थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, 2025 G20 समिट में किस महाद्वीप पर पहली बार आयोजित किया गया? ये भी जो ऊपर बताया था, कौन से महाद्वीप पर किया गया था? अफ्रीका पे। तो अफ्रीका दो महाद्वीप पे सब G20 समिट पहली बार आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान। तो जापान के ओसाका में यह आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए? राइट आंसर 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, 80 वर्ष पूरे हो गए हैं 2025 में। 2025 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो गए। थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, लेकिन यह जो है 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। 2025 में संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस? तो ये जो किया है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव से घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा था? 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वां। तो 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, इसलिए 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष का विषय क्या है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया एआई मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ये है डिफेंस एआई पे, इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई इकोसिस्टम, स्पेस बेस्ड एआई, एआई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी। तो किस पर आधारित था एआई मिशन? ये जो आधारित था ऑप्शन नंबर बी, इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई इकोसिस्टम पर आधारित था। बढ़ते हैं अगले कुछ थोड़ा देख लें। भारत एआई मिशन में स्वायत्त और क्षेत्र विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें इथिकल और जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम, ठीक है ना, जिसमें ये बता रहा है इथिकल और जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम भी शामिल है। मिशन का उद्देश्य भारत में बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एआई का उपयोग करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, 2025 में भारत के केंद्रीय बजट में किस सेक्टर को हाईएस्ट पॉलिसी पुश मिला? हैवी इंडस्ट्रीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक, या फिर रियल एस्टेट को? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 2025 में भारत के केंद्रीय बजट में जिस सेक्टर को हाईएस्ट पॉलिसी पुश मिला वो है ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक को। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन 20वां, 2025 में चर्चा में रहा ACITI पार्टनरशिप। ये ACITI पार्टनरशिप किन देशों से संबंधित है? भारत अमेरिकी जापान, भारत यूके फ्रांस, भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा, या भारत जर्मनी इटली? तो ये जो सही आंसर बनेगा ACITI पार्टनरशिप जो है वो भारत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ACITI पार्टनरशिप का मकसद सप्लाई चेन को एक देश पर निर्भर न रहने देना बल्कि कई देशों में फैलाना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा टेक्नोलॉजी है। तो आज की वीडियो के 20 क्वेश्चंस पूरे हुए। तो आई होप आपने जाना इन 20 जो है जो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, जो स्टेटमेंट हैं क्या क्या है उनके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।